Hello everyone. Good morning. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear students, we are start new topic, that is nucleic acid. Dear students, इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड था लाइक डीएनए एंड आरएनए, तो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो एक्चुअल में किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है एंड जो कंपाउंड्स हैं वो किन किन बॉन्ड के द्वारा अपनी बॉन्डिंग करके डीएनए मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन किया है। तो इन सभी पॉइंट्स पर इस वीडियो में बात करेंगे एंड देखेंगे कि जो फाइनली हमारे पास डीएनए यानी कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हमने 2 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि इससे पहले हमने 2 क्लासेस में डीएनए का इंट्रोडक्शन एंड डीएनए के बारे में बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में बात किया था। तो अगर आपने डीएनए का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है या फिर आपने जो इससे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम किन किन चीज़ों का स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात प्रीवियस वीडियो में की थी, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कि आपकी एक कनेक्टिविटी बन जाए कि न्यूक्लिक एसिड या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं एंड कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? ये वीडियो 12th एस्पायरेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं एंड जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं एंड टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस एंड वन डे एग्ज़ाम, इन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड है ये सभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है, जिससे हमें जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट जनरेशन में कैरी आउट किया जाता है, यानी कि जेनेटिक हेरिडिटी देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पॉन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे आप अच्छे से रीड करिए एंड साथ साथ हमारे नोट्स बना लीजिए। हमने बहुत ही मेहनत करके आपके लिए स्लाइड तैयार की है, ताकि हम इन चीज़ों को डिवाइड करके अच्छे से समझा सकें। एनसीईआरटी में चीज़ें तो हर एक चीज़ मेंशन है, बट क्या है वहाँ पर सारी चीज़ें थ्योरी फॉर्म में हैं, जिससे हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो। इसलिए हमने यहाँ पर एक अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किया है, जिसके थ्रू हम आपको अच्छे से समझा सकें। ओके, नाउ स्टार्ट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी, जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए या फिर आरएनए बोथ हो सकता है ना। हमने बात की थी कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है। इसके साथ साथ देखा था कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, एंड इसके एग्जांपल्स भी देखे थे। एंड आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है, नॉन जेनेटिक मटेरियल भी है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि आरएनए कैटालिटिक या एंजाइमेटिक की तरह भी वर्क करता है, एंड आरएनए कोडिंग आरएनए हो सकता है एंड नॉन कोडिंग आरएनए भी हो सकता है ना। तो इन सभी चीज़ों को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। क्लियर? नाउ डीएनए क्या है? डीएनए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स।
जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये 1 बाय 1 करके फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जब जुड़ जाते हैं, इसके बाद एक चैन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तब हम इन्हें क्या कहने लग जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहने लग जाते हैं, तब हम इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहने लगते हैं। तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है, एक्चुअल में वही डीएनए है। द यूनिट ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड। अगर डीएनए की यूनिट पूछी जाए कि डीएनए की यूनिट क्या है, यानी कि वो सिंपलेस्ट यूनिट फॉर्म क्या है जिससे कंप्लीट डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड। वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, एक सिंगल यूनिट जिसका पॉलीमराइजेशन हुआ एंड ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का फॉर्मेशन करता है। नाउ अब देखेंगे कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है हमारा, ठीक है, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है इसका एक्चुअल में केमिकल कंपोजिशन क्या है। डीएनए के पास नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के पास नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं एंड पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। पेंटोज शुगर यानी कि इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे, है ना। तो पेंटोज शुगर या फिर इसी को क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ फास्फोरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है एंड आरएनए में भी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। जो आरएनए में पेंटोज शुगर है इसे राइबोज शुगर कहते हैं। देखेंगे जब हम पेंटोज शुगर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, पेंटोज शुगर के मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, जिससे हम इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं एंड इसे राइबोज शुगर कहते हैं। एंड आरएनए में नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल हैं। डीएनए में नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन है। यहाँ तक तो आप सभी को अच्छे से पता है, क्लियर है, क्लियर। यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई। नाउ अब हम मोस्टली नाइट्रोजनस बेसिस देखेंगे, यानी कि अब हम मोस्टली डीएनए के बारे में बात करेंगे, है ना। अब हम कम्प्लीटली डीएनए के बारे में बात करेंगे। जो डीएनए है इसमें क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप्स के हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन एंड ग्वानिन आता है, प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन एंड ग्वानिन आता है एंड पायरिमिडीन के अंतर्गत थाइमिडीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आता है। यहाँ पर आप इनकी स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। ये क्या है, पायरिमिडीन्स है, यानी कि जो पायरिमिडीन है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स है। क्या है, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स है, यानी कि इसमें 6 मेंबर प्रेजेंट है, यानी कि 6 कार्बन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं। तो पायरिमिडीन के अंदर साइटोसिन, ये आप साइटोसिन की स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, एंड ये यूरेसिल एंड ये थाइमिन। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर्स को भी शो किया है। ज़रूरी नहीं आप इनकी स्ट्रक्चर्स को याद रखें, बट अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड प्यूरिन ये क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर्स है। जो प्यूरिन है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर्स है। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन एंड ग्वानिन आता है। जो एडेनिन है ये भी कैसी है, डबल रिंग्ड है, यानी कि 6 मेंबर इसमें प्रेजेंट है और 6 इस रिंग में प्रेजेंट है। जो 3 इस रिंग में प्रेजेंट है। जो 6 मेंबर्ड रिंग है इसे हम बेंजीन रिंग भी कहते हैं एंड इसे इमीएडाजोल रिंग कहते हैं। जो 3 मेंबर्ड रिंग है इसे हम इमीएडाजोल रिंग भी कहते हैं। तो ये हमारे नाइट्रोजनस बेस हो गए। नेक्स्ट पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में 5 कार्बन्स प्रेजेंट हैं, है ना। पेंटोज शुगर में 5 कार्बन्स प्रेजेंट हैं।
पेंटोज शुगर न्यूक्लिक एसिड में 2 टाइप्स की है। अगर न्यूक्लिक एसिड डीएनए है, अगर न्यूक्लिक एसिड डीएनए है तब वहाँ पर पेंटोज शुगर क्या प्रेजेंट है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसका फार्मूला है C5H10O4। एंड अगर न्यूक्लिक एसिड आरएनए प्रेजेंट है तो पेंटोज शुगर को राइबोज शुगर कहेंगे एंड इसका फार्मूला है C5H10O5। क्लियर। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर हमने डायग्राम को भी शो किया है, यानी कि पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर्स को भी शो किया है। दिस इज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड दिस इज अ राइबोज शुगर। नाउ look at this structure. This is a pentose sugar. यहाँ पर फर्स्ट प्राइम कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर सेकेंड प्राइम कार्बन प्रेजेंट है, ये 3 प्राइम कार्बन एंड दिस इज 4 प्राइम कार्बन एंड रिंग के बाहर की तरफ जो है कार्बन वो 5th कार्बन प्रेजेंट है ना। वो कौन सा 5th प्राइम कार्बन प्रेजेंट है। फर्स्ट प्राइम कार्बन पर OH ग्रुप एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये OH फॉर्म कहाँ है, ऊपर की तरफ है, यानी कि ये बीटा डी हाइड्रोक्सी राइबोज शुगर है। क्या है, बीटा डी हाइड्रोक्सी राइबोज शुगर है, क्योंकि जो OH ग्रुप है ये बीटा साइड की तरफ प्रेजेंट है। कार्बन 3 पर हाइड्रोजन प्रेजेंट एंड OH ग्रुप एंड कार्बन 4 पर भी हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड OH ग्रुप प्रेजेंट है एंड 5th कार्बन पर CH2 प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है, यानी कि जो राइबोज शुगर है यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो सेकेंड प्राइम कार्बन है यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है ना। क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब भी किसी अदर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आएगा है ना, अदर कंपाउंड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तब क्या करेगा, ये अपने OH को डोनेट कर देगा। OH के पास लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, अपने OH को ये डिनोट कर देगा, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो पेंटोज शुगर की स्ट्रक्चर से ये डिसरप्टिव हो जाएगी है ना, इसकी स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगी, डिसरप्टिव हो जाएगी, यानी कि ये दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। तो अब ये तो अगर जेनेटिक मटेरियल था, यानी कि ये आरएनए बनाने जा रहा है तो उसमें इन्वॉल्व होगा। तो अगर इसने अपनी स्ट्रक्चर्स को ही खो दिया तब तो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, उसमें डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे, नहीं उसमें म्यूटेशन हो जाएगा या फिर वो डिसरप्टिव हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। तो जो राइबोज शुगर है, जो पेंटोज में जो राइबोज शुगर है ये मोस्ट स्टेबल नहीं होती है। क्या है, ये मोस्ट स्टेबल नहीं होती क्योंकि इसके सेकेंड प्राइम कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसके पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन पर। एंड DNA में जो डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है, बीटा डीऑक्सीराइबोज शुगर में ये OH ग्रुप जो है, जो O ऑक्सीजन जो प्रेजेंट थी, जो O प्रेजेंट था, ये क्या होता है, ये रिमूव हो जाता है, यानी कि आरएनए की जो पेंटोज शुगर है इसने अपने आप को इवॉल्व किया और यहाँ से O ग्रुप हट जाता है। तो ये जो बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये मोस्ट स्टेबल होती है। इसीलिए मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल मोस्टली DNA पाया जाता है। तो यही यहाँ पर डिफरेंस था कि डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर क्या है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज फास्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्या है, फास्फोरिक एसिड। जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स था, ठीक है, जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड था, दे हैव 3 कंपोनेंट। इसके पास क्या क्या प्रेजेंट थे, 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे। न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड। क्लियर। तो हमने नाइट्रोजनस बेस देखा, प्यूरिन एंड pyrimidine।
पेंटोज शुगर में हमने देखा डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर, एंड जो लास्ट हमारे पास कंपोनेंट है वो क्या है, फास्फोरिक एसिड। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड के पास 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एंड 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। क्लियर, PO4 आयन। तो ये क्या हमारे पास फास्फोरिक एसिड है। अब यही 3 कंपोनेंट्स मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगे। अब जो हमारे पास पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, ये फर्स्टली नाइट्रोजनस बेस से अपनी बॉन्डिंग करती है। जो हमारे पास पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, ये फर्स्टली नाइट्रोजनस बेस से बॉन्डिंग करती है। तो ये हमारे पास पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, यानी कि डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है ना। एंड ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, लाइक प्यूरीन या फिर पायरिमिडीन। सपोज ये हमारे पास क्या है, एडेनिन है ना। एडेनिन के 9th नाइट्रोजन ने, किसने, 9th नाइट्रोजन ने शुगर, जो हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसके फर्स्ट कार्बन से, है ना, इसके फर्स्ट कार्बन से बॉन्डिंग करेंगे, यानी कि इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। जो डीऑक्सीराइबोज शुगर तथा नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड बनता है, इसे हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो अगर शुगर के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये बॉन्ड है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर। एंड जब नाइट्रोजनस बेस शुगर से बाइंडिंग कर लेते हैं, तब जो हमारे पास कंपोनेंट देखने को मिलता है, इस कंपोनेंट्स को हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्लियर। सपोज जो नाइट्रोजनस बेस था ये हमारे पास एडेनिन था, तब हम इस न्यूक्लियोसाइड को एडिनोसिन कहेंगे। क्या कहेंगे, एडिनोसिन कहेंगे। इफ़ अगर हमारे पास नाइट्रोजनस बेस ग्वाइनिन प्रेजेंट है तो हम इसे ग्वाइनोसिन कहेंगे। अगर साइटोसिन प्रेजेंट है तो हम इसे साइटोडीन कहेंगे, है ना, साइटोडीन कहेंगे, इसे साइटोसिडीन कहेंगे। तो इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस के नेम पर न्यूक्लियोसाइड्स के अलग अलग नेम होते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट है ना। जब शुगर से नाइट्रोजनस बेस ने अटैच कर लिया, बॉन्डिंग बना ली, तब हमारे पास क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक एसिड से, यानी कि फास्फोरिक एसिड का जो फास्फेट ग्रुप है इससे बाइंडिंग करेगा। क्या करेगा, जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड की डीऑक्सीराइबोज शुगर जो पेंटोज शुगर है, इसका 5th कार्बन फास्फोरिक एसिड के ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करेगा, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, H2O रिमूव होगा, है ना। इस बॉन्डिंग के दौरान क्या होगा, H2O यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, तब शुगर फास्फेट से बॉन्डिंग बना लेगी और इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, इस बॉन्ड को कहेंगे फास्फोएस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे, इस बॉन्ड को फास्फोएस्टर बॉन्ड कहेंगे। सपोज ये आपके पास एडेनिन प्रेजेंट है ना, प्यूरीन बेस का हमारे पास ये एडेनिन नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, एंड ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है, ये फास्फेट ग्रुप है। अब इन तीनों ने बाइंडिंग कर ली, तो अब इसे हम कंप्लीटली क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोटाइड से केवल एक फास्फेट ग्रुप ने अटैच किया है, तब हम इसे AMP कहेंगे, यानी कि एडिनोसिन मोनोफास्फेट कहेंगे, एडिनोसिन मोनोफास्फेट कहेंगे। अगर यहाँ पर एक और फास्फेट ने आकर अटैच कर लिया, तब हम इसे एडिनोसिन डाईफास्फेट कहेंगे, एडिनोसिन डाईफास्फेट कहेंगे। और अगर यहाँ पर एक और फास्फेट ने आकर अटैच कर लिया,
तब हम इसे एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहेंगे। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इस न्यूक्लियोटाइड को एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहेंगे। जो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट है ये ब्रेक होकर एडीपी बनाती है ना। जब एनर्जी की रिक्वायर होती है, तो जो सेल्स को एनर्जी की रिक्वायर होती है, तब एटीपी का डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, एटीपी का डिहाइड्रेशन होता है, तब हमें क्या मिलती है, एडीपी, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का फर्दर डिहाइड्रेशन होता है, तब हमें एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। लेकिन कभी भी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का फर्दर डिहाइड्रेशन नहीं होता, यानी कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट फर्दर ब्रेकडाउन होकर हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करती। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स बन गए, यानी कि जो कंपोनेंट्स थे नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, इन सभी ने मिलकर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बना लिए। क्या किए, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बना लिए। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या करेंगे, ये न्यूक्लियोटाइड्स अब पॉलीमराइजेशन करेंगे, है ना। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बनाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यानी कि अब न्यूक्लियोटाइड डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे, डीएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ये कम्प्लीटली न्यूक्लियोटाइड है, एंड ये सेकेंड कम्प्लीटली न्यूक्लियोटाइड है, ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड है, एंड ये फोर्थ न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर। अब ये सभी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, है ना। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जब सेकेंड न्यूक्लियोटाइड से बॉन्डिंग करता है, तब हम इस बॉन्ड को फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। एंड जो न्यूक्लियोटाइड की बॉन्डिंग का डायरेक्शन है वो क्या होगा, यहाँ पर हमारा 5 प्राइम कार्बन है, एंड यहाँ पर हमारे पास 3 प्राइम कार्बन है ना। पेंटोज शुगर का 3 प्राइम कार्बन फॉस्फेट ग्रुप के 5th कार्बन से बॉन्डिंग करता है ना। यानी कि 3 प्राइम कार्बन फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का, एंड 5th प्राइम कार्बन सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का। और किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, फॉस्फेट के बीच में। तो एक बार तो फॉस्फेट ने बॉन्डिंग की थी शुगर के साथ, तब हमने इस बॉन्ड को क्या कहा था, तब हमने इस बॉन्ड को ओनली फास्फोएस्टर बॉन्ड कहा था, है ना। क्या कहा था, फास्फोएस्टर बॉन्ड कहा था। लेकिन अब फर्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड्स का 3 प्राइम ने आकर फिर से यहाँ पर बाइंड किया, तो यानी कि फास्फोरस ने डबल बॉन्ड बना लिया यहाँ पर, तब हम इसे क्या कह रहे हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्लियर। तो जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन का फॉर्मेशन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 5 प्राइम एंड है ना, जो ये 5 प्राइम एंड ये फ्री है, एंड जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसका 3 प्राइम एंड फ्री होगा। तो 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड चैन का फॉर्मेशन होता है। अब हम सभी को पता है कि जो हमारे पास डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है, जो हमारे पास डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है वो कैसा है, एंटी पैरेलल है। क्या है, एंटी पैरेलल है। यानी कि एक स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में इस तरफ को बनेगा, एंड जो दूसरा होगा वो 5 प्राइम उसका इस तरफ होगा, एंड 3 प्राइम एंड इस तरफ होगा, है ना। तो ये कैसा हुआ, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में डबल स्ट्रैंड या डबल हेलिक्स जो डीएनए है उसका फॉर्मेशन होता है। सपोज हमारे पास ये एक डीएनए की स्ट्रक्चर से, यानी कि जो भी हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बनी थी, तो एक चैन ये है और दूसरी ये चैन है। यानी कि फर्स्ट स्ट्रैंड एक ये डीएनए का स्ट्रैंड है, एंड ये सेकेंड ये डीएनए का स्ट्रैंड है। जो कि एक स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है, एंड जो सेकेंड स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है ना। लेकिन ये दोनों ही इनका फॉर्मेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगा, क्योंकि ये एंटी पैरेलल है।
अब जो ये डीएनए है ना, ये जो इस तरीके से डीएनए हम देख पा रहे हैं, ये क्या एक दूसरे को क्रॉस करता है? नहीं, ये डीएनए एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। इनके जो स्ट्रैंड हैं, जो इनके स्टैंड हैं, ये कैसे, जैसे सपोज करिए ये कैसे होते हैं, लेडर लाइक होते हैं, है ना, ये कैसे होते हैं, लेडर लाइक होते हैं। तो अगर इस सीढ़ी को इस तरीके से घुमा दिया जाए, इस तरीके से सीढ़ी को घुमा दिया जाए, तो क्या ये सीढ़ी एक दूसरे को क्रॉस करेगी? नहीं ना, ये सीढ़ी क्या करेगी, इसके ऊपर से उठकर इसके ऊपर से जाएगी। ये एक दूसरे को कट नहीं करते, इसके स्ट्रैंड को कट करके ज्वाइंट करके फिर जाएं, ऐसा नहीं करते। ये एक दूसरे के ऊपर पैरेलल एंटी पैरेलल होते हैं और कैसे होते हैं, ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, यानी कि ऊपर को उठते हुए इस तरह से बनते हैं, है ना। तो कभी भी ये कन्फ्यूज़न नहीं रखिए कि जो डीएनए है, जो एंटी पैरेलल इस तरीके से का हम डीएनए का हेलिक्स मॉडल देखते हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। तो एक स्ट्रैंड ये था, सपोज करिए हमारे पास एक स्ट्रैंड ये है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट, एडेनिन, यहाँ ग्वानिन, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट है ना। अगर ये डीएनए है तो फिर हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर थायमिन प्रेजेंट होगा। क्लियर। तब एडेनिन का डबल हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किसकी होगी, थायमिन की, है ना। जो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है वो किसके साथ बॉन्डिंग करता है, थायमिन के साथ। एंड ग्वानिन जो है ये किसके साथ, साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करेगा। साइटोसिन ग्वानिन के साथ बॉन्डिंग करेगा, है ना। डीएनए के पास 4 नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। एंड इसके बाद एक जब एंटी पैरेलल नेक्स्ट स्ट्रैंड रन करेगा, नेक्स्ट स्ट्रैंड जब इस तरफ से रन करेगा, है ना, एंड अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस का साथ पेयरिंग कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, तब हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी, यानी कि लेडर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी। तो इनके बीच में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस के कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड प्रेजेंट हैं। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बताइए आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ, आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन समझ में आई, किस तरीके से अरेंजमेंट होता है इस चेन का, ये समझ में आया। नाउ एक बार फिर से हमने यहाँ पर बॉन्ड को समझने के लिए फिर से न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर्स को ड्रा किया है, यानी कि जो हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर्स को फिर से हमने यहाँ पर ड्रा किया है, ताकि आपको बॉन्डिंग में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, है ना, कि एक जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो दिस इज अ पेंटोज शुगर, है ना। पेंटोज शुगर ने नाइट्रोजनस बेस से बॉन्डिंग कर ली। सपोज ये हमारे पास एडेनिन है ना, तो नाइट्रोजनस से बॉन्डिंग कर ली, तब हमारे पास एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। एंड जब पेंटोज शुगर ने फास्फोरस या जो फास्फेट ग्रुप है, पेंटोज शुगर ने जब फास्फेट ग्रुप से बॉन्डिंग की, बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तब हम उस बॉन्ड को फास्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फोएस्टर बॉन्ड। एंड जब नेक्स्ट अदर फास्फेट ग्रुप आके बाइंड किए फास्फोरस से, जो फास्फेट ग्रुप है उससे आके अदर फास्फोरिक एसिड ने आकर बॉन्डिंग की, तब इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, फास्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड कहते हैं। नाउ यहाँ पर हमने बॉन्ड को एक कॉन्शियस तरीके से 1 बाय 1 करके लिखा है, जिससे आपको बॉन्ड अच्छे से याद हो जाएं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट बॉन्ड जो पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस के साथ बनेगा वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेकेंड इज फास्फोएस्टर बॉन्ड, जो कि शुगर, जो पेंटोज शुगर है ये फास्फोरिक एसिड के साथ बॉन्डिंग करेगी, यानी कि न्यूक्लियोसाइड से जब फास्फेट ग्रुप बाइंड कर लेगा
तब हम इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, फास्फो एस्टर बॉन्ड कहेंगे। नेक्स्ट फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड से जब अदर फास्फेट ग्रुप बॉन्ड करेंगे तब हम इसे फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड कहते हैं, यानी कि ये फास्फेट के बीच में ही दोनों बॉन्ड बनेंगे। नेक्स्ट फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। फास्फो डाइएस्टर कहाँ बॉन्ड बनेगा, जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बाइंड करेंगे, यानी कि फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड कहेंगे। इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड में जो हमारे पास डीएनए या आरएनए है, कुछ अदर बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। कुछ अदर बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि जो हमारा पास बेस है उनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन टू थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एंड ग्वानिन बिटवीन साइटोसिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। आयनिक बॉन्ड एंड कुछ स्टैटिक फोर्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वॉन डर वॉल फोर्स एंड हाइड्रोफोबिक फोर्स बिटवीन 2 एडजेसेंट बेस पेयर। 2 एडजेसेंट बेस पेयर के बीच में हाइड्रोफोबिक फोर्स और वॉन डर वॉल फोर्स देखने को मिलता है। क्लियर। तो आई होप आपको ये बॉन्डिंग जो इनके बीच थी, इनके जो बॉन्ड्स के नेम थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। हमने देख लिया न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट स्ट्रक्चर्स क्या है, कंपोनेंट स्ट्रक्चर्स क्या है इसकी, कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट है, कौन सी शुगर प्रेजेंट है एंड उनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, ये देखा। इसके बाद देखा पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर में डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड राइबोस शुगर में क्या डिफरेंस है। इसके बाद देखा फास्फोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर्स क्या है। देन आफ्टर न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है ये देखा हमने। न्यूक्लियोसाइड के बाद न्यूक्लियोसाइड मिलकर फास्फोरिक एसिड के साथ या फास्फेट ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करके किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं ये देखा हमने। उसके बाद देखा कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स किस तरीके से आपस में बॉन्डिंग करके डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का फॉर्मेशन करते हैं एंड इनके बीच में बॉन्ड देखा हमने, है ना। इसके बाद हमने ऑल ओवर सभी बॉन्ड्स को एक साथ अच्छे से समझ लिया। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला है तो डेफिनेटली आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।